आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा टिल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमने देखा कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो सटन ने दी थी उस पे एक्सपेरिमेंट किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। और थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किए थे टाइनी फ्रूट फ्लाइज पे, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो आज हम पढ़ेंगे कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे किस तरीके से काम किए, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसका रिजल्ट क्या आया, उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया। और क्योंकि इन्होंने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है और मेंडल ने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों के डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या वेरिएशन है। ठीक है, तो उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि लिंकेज होता क्या है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में या फिर पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा था अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें हमने पढ़ा था कि जब दो जीन्स दो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तो वो सेग्रीगेट होने के लिए, यानी कि जब उनसे गैमेट्स बनते हैं तो वो अलग अलग होने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसीलिए हमने बोला था कि वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं गैमेट्स में। तो हमने कहा कि जब दो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन उसी के टाइम पे हमने एक और केस देखा था जहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं था। हमने उसमें देखा था कि जिस दो जीन को हम स्टडी कर रहे हैं वो दोनों जीन्स तो सेम क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट है, तो उनको अलग अलग करना तो मुश्किल है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जब दो जीन्स एक क्रोमोसोम पर इतने ज्यादा पास पास होते हैं कि उनको अलग करना एकदम ही मुश्किल हो जाए या नामुमकिन हो जाए, तो उस केस में उन दोनों जीन्स को बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। ठीक है, फिर से सुनिए। जब दो जीन्स क्रोमोसोम पर इतने पास पास होते हैं कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाए, कब अलग करते हैं? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट कैसे बनते हैं? बाय मियोसिस, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा विद डायग्राम। तो इस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जब क्रोमोसोम्स अलग अलग हो रहे होते हैं और गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम पर अगर कोई दो जीन्स एक क्रोमोसोम पर इतने पास पास हैं कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाए, तो उस केस में उन दोनों जीन्स को बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। और इस फेनोमेनन को बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या? लिंकेज छोड़ो, लिंकेज आया है हमारे लिंक्ड जीन्स से। तो ये जो लिंक्ड जीन्स है, इसमें लिंक्ड का मतलब क्या है? लिंक्ड का मतलब है जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ। अब अगर कोई चीज चिपकी हुई है तो उसको अलग करना मुश्किल है, तो हम यही देखेंगे कि लिंकेज क्या होता है, वो हमने देख लिया। अब हो सकता है कि इस तरीके से पास पास हो सकता है कि कोई जीन यहाँ पर हो तो उसके बीच में इतना डिस्टेंस हो सकता है कि एक जीन हम जो स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ है और दूसरा वाला यहाँ है, तो उनके बीच में ये इस इतना डिस्टेंस हो गया। तो हम ये अलग अलग केसेस देखेंगे कि ये किस तरीके से क्या होता है। उससे पहले एक और चीज कि लिंकेज होता क्यों है। हम देख रहे हैं कि ठीक है, दो जीन्स बहुत पास पास है या थोड़े से और डिस्टेंस पे है या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो लिंकेज होता क्यों है? हमें पता है कि हम जो इंसान हैं, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे अंदर टोटल लगभग 20,000 जीन्स होते हैं, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक बात खुद सोचो, अगर हर एक क्रोमोसोम पर हर एक सिर्फ एक जीन हो तो क्या ये 20,000 जीन इस 46 क्रोमोसोम पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इस 20,000 जीन को 46 क्रोमोसोम पर अटकाने के लिए नेचर ने क्या किया? इन जीन्स को एकदम ऐसे पास पास सटा सटा के लगा दिया, एकदम चिपका चिपका के, ताकि ये 46 क्रोमोसोम पे 20,000 जीन को लगाया जा सके। तो इसीलिए लिंकेज देखी जाती है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ जीन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब द क्लोजर द टू जीन्स आर टू ईच अदर ऑन अ क्रोमोसोम, यानी कि दो जीन्स एक दूसरे से जितने ज्यादा पास होंगे एक क्रोमोसोम पे, द मोर लाइकली दे आर टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। वही घुमा फिरा के एक ही बात बोली गई है कि अगर कोई दो जीन्स आपस में बहुत ज्यादा सामने सामने हैं तो जब गैमेट बनेंगे वो साथ में जाने की उनकी संभावना ज्यादा होगी। दे आर लाइकली टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। अगर मैं इस जीन की बात करूं रेड वाले की और इस पिंक वाले की बात करूं, तो देखो इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर मैं इस पर्पल के साथ भी पिंक की बात करूं तो इसका भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जो हम कुछ देर में पढ़ने वाले हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है,
हो सकता है कि उस टाइम पे ये जीन और ये जीन अलग अलग जाए गैमेट में, मतलब अलग अलग गैमेट में जाए। लेकिन कभी भी ये रेड वाला और ये पर्पल वाला जीन अलग अलग गैमेट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है। इतना ही ज्यादा कम है कि इन दोनों जीन को अलग करना मुश्किल हो गया है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जीन एक साथ जाएंगे गैमेट में, सिमिलरली ये दोनों जीन्स एक साथ जाएंगे गैमेट में। लेकिन क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो हो सकता है अगर रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो ये अलग जाए और ये अलग जाए। तो यहाँ पर यही कहा गया है, द क्लोजर द टू जीन्स आर टू ईच अदर ऑन अ क्रोमोसोम द मोर लाइकली दे आर टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। अब देखते हैं कि इस लिंकेज का असर क्या पड़ता है। हमने देखा था पहले कि अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो सबसे पहले सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। लेकिन फिर नेचर ने क्या किया? नेचर ने किया खुद को इवॉल्व, और इस इवोल्यूशन में देखा गया कि ऑर्गेनिज्म में कुछ वेरिएशन की जरूरत है, और इसी के लिए नेचर ने इंट्रोड्यूस किया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस लिंकेज की वजह से क्या हुआ? ये वेरिएशन डिक्रीज करने लगा। अब खुद ही सोचो कि पहले पहले छोड़ो, अगर हम बात करें वेरिएशन की, मतलब वेरिएशन हमें कब देखने को मिलेगा? अगर ये अलग जाए ये अलग जाए तभी तो वो पेरेंट से अलग होगा ना। पेरेंट के पास है इस तरीके का अरेंजमेंट, अगर यहाँ से जो गैमेट बनेगा उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट हो कि यहाँ पर रेड वाला है और यहाँ पर ग्रीन वाला है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जो पर्पल वाला है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया है, तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर हर जीन की दो कॉपी होती है, उसमें से एक आई होती है फीमेल से, हमारी फीमेल पेरेंट से, और एक आई होती है मेल पेरेंट से। और हम हमारे पेरेंट से अलग भी इसीलिए हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ, वेरिएशन आया, और इस वेरिएशन की वजह से जो गैमेट्स में जो वेरिएशन आए उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि हम हैं, हमारे अंदर भी वेरिएशन है। हम अपने भाई बहनों से अलग है, हम अपने मम्मी पापा से अलग है, हम अपने दादा दादी से अलग है। ये अलग वाली चीज आ ही रही है वेरिएशन की वजह से, और ये वेरिएशन आ किस लिए रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। लेकिन देखा गया ये जो लिंकेज की वजह से वेरिएशन डिक्रीज कर रहा है, तो नेचर ने एक और प्रोसेस इवॉल्व किया जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, जो अभी हम अगले ही स्टेप में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले एक बार देख लीजिए ये इफेक्ट को, थोड़ा एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, जब हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था मेंडल वाला, तो हमने देखा था कि जो दो जीन्स हम स्टडी कर रहे हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो ये एक पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, और ये दूसरा पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। इसी तरीके से हमारे अंदर टोटल कितने 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर इस तरीके के 23 पेयर्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये एक पेयर हुआ, एक और पेयर होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो यहाँ पर जो हम दो जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, मतलब अलग अलग होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, अलग अलग सेट पे प्रेजेंट हो, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या गैमेट्स बन सकते हैं। एक बार हम इसको इसके साथ लेंगे तो आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी। एक बार हम इसको लेंगे इसके साथ तो आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। फिर एक बार हम लेंगे स्मॉल ए को कैपिटल बी के साथ तो ये आ गया, और लास्ट में हम लेंगे स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो ये चार डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं जब ये दो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम सेट पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि ये जो ए जीन और बी जीन है ये दोनों के दोनों सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जैसे ये और ये हो गया सेम क्रोमोसोम पे, ये तो उसका होमोलॉगस पार्ट है, लेकिन है तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम जीन्स ही कैरी कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो ए जीन है और बी जीन है ये सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा? अब इनको हम अलग अलग नहीं कर पा रहे। अब अलग अलग अगर नहीं कर पा रहे तो पॉसिबल गैमेट्स क्या बनेंगे? एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी और एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यही तो है ना पेरेंटल, इसमें अलग से रिकॉम्बिनेशन तो कुछ हुआ नहीं। क्या कैपिटल ए कैपिटल बी की जगह हमें कैपिटल ए स्मॉल बी मिला? नहीं मिला। क्या हमें स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी मिला? नहीं मिला। तो यहाँ पर हमें जो गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो हमें दो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन की तरह है। तो यहाँ पर वेरिएशन तो आया ही नहीं ना, पेरेंटल की तरह ही 100%। यहाँ पर हमें कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी के अलावा एक कैपिटल ए स्मॉल बी और एक स्मॉल ए कैपिटल बी मिला।
लेकिन इस केस में जो गैमेट के कॉम्बिनेशन बने हैं, एक बना है कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और एक बना है स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ बना नहीं। तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये 100% पेरेंटल है और ये दोनों नए कॉम्बिनेशन बने क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब चीजें आपस में कंबाइन हुई है, आपस में जुड़ी है एक अलग तरीके से, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो भले ही ये दोनों पेरेंटल हो, ये दोनों तो कैसे रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें 50% पेरेंटल दिख रहा है और 50% अलग दिख रहा है, मतलब न्यू वाले कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। लेकिन इस केस में जहां पर सेम क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट है, वहां पर हमें 100% पेरेंटल देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो वेरिएशन आनी थी गैमेट्स में वो कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई है। और ये किसकी वजह से हुआ है, लिंकेज की वजह से हुआ है। अब देखिए, तो जैसा कि हमने बताया कि लिंकेज को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि लिंकेज की वजह से वेरिएशन डिक्रीज हो रही थी, तो नेचर ने क्या किया, इसको ओवरकम करने के लिए नेचर ने एक प्रोसेस बनाया जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब अगर तुम इस टर्म को तोड़ करके देखो, कंबाइन करना मतलब क्या, आपस में जुड़ना। री मतलब क्या, कुछ अलग से तोड़ मरोड़ के जोड़ना। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब आती है यहाँ पर एक बात, देखिए यहाँ पर हमने एक क्रोमोसोम लिया और सिमिलर क्रोमोसोम हमने एक और ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास हर जीन की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है। चलो नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, ये है एक क्रोमोसोम और ये है इसका होमोलॉगस पार्ट। ठीक है, ये है इसका होमोलॉगस पार्ट। तो ये दोनों क्या हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए। अब यहाँ पर जब सिंथेसिस फेज आएगा, हमें पता है सेल साइकिल में G1 फेज आती है, हमें पता है सेल साइकिल में G1 आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है। तो ये जो S फेज है, इसमें क्या होता है, पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन यानी कि क्या, उसका रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन होगा तो इसकी बहन बनेगी। आपको याद है जहां पर मैंने बताया था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। तो जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ से एक क्रोमोसोम बनेगा और यहाँ से एक क्रोमोसोम बनेगा। जुड़े होंगे ये आपस में, साथ में ही होंगे, तो ये आपस में ही साथ में जुड़े हुए एक ही सेंट्रोमियर से, लेकिन ये होता है सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये पिंक वाली है इसकी सिस्टर क्रोमैटिड और ये है इसकी सिस्टर क्रोमैटिड। तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस है जिसमें आपस में कुछ जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो रहा है, ये किसके बीच में होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में तो होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं होगा और इन दोनों के बीच में नहीं होगा। वो होगा किसमें, इन दोनों पर्पल वालों के बीच में होगा, या फिर इसके बीच में होगा, या फिर इन दोनों के बीच में होगा, या फिर हो सकता है कि इन दोनों के बीच में हो, लेकिन कभी भी इन दोनों के बीच में नहीं होगा और इन दोनों के बीच में नहीं होगा। यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में तो नहीं होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो किसके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये इसकी पर्पल वाले की बहन है और ये वाली भी इसकी बहन है, लेकिन ये इसकी बहन नहीं है और ये इसकी बहन नहीं है, और ना ये दोनों आपस में एक दूसरे की बहनें हैं। तो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। देखिए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ, मुझे लग रहा है कि उतना अच्छे से मैं नहीं समझा पाई हूँ, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, हमें पता है कि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे अंदर हर जीन की 2 कॉपी होती है। तो जो जीन्स यहाँ पर होंगे, सेम नंबर ऑफ जीन्स, सेम ऑर्डर ऑफ जीन्स हमारे पास एक और कॉपी में होगी। एक आई है हमारी मम्मी से और एक आया है हमारे पापा से। जब हमारा सेल डिवाइड होता है, कोई सा भी सेल हमारा डिवाइड होता है, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर की, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गैमेट्स की। ठीक है, तो जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मियोसिस होता है, वो मियोसिस किस टाइम पर होता है, G1 होता है, S होता है, G2 होता है और फिर M फेज आता है। ये M होता है, दिस M स्टैंड्स फॉर मियोसिस, राइट। अब इस S फेज में
एस फेज में क्या होता है? एस फेज में होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन होगा। अब जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो ये एक क्रोमोसोम बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल इसके जैसा। ये जो रेड वाली है ये इसकी बहन है, ठीक है। और ये जो पर्पल वाली बन रही है यहाँ पर, ये इस वाले की बहन है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो भी क्रॉसिंग ओवर वाली प्रोसेस है ये कभी भी ब्लैक पर्पल रेड और ब्लैक के बीच में नहीं होगा। मतलब ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, ये ब्लैक वाला इसके साथ नहीं करेगा और ये ब्लैक वाला अपनी रेड वाली की बहन के साथ नहीं करेगा। लेकिन ये आपस में कर सकते हैं दोनों ब्लैक। ये पर्पल वाला इस ब्लैक के साथ कर सकता है, ये ब्लैक वाला इस रेड वाले के साथ कर सकता है, या फिर ये पर्पल वाला इस रेड वाले के साथ कर सकता है। लेकिन कभी भी ये जो उनकी बहनें हैं, बहनें कौन सी वाली है? ये देखिए, ये दोनों है आपस में सिस्टर। ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जो अलग अलग आर्म्स दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। जैसे ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, ये तीसरा क्रोमैटिड है, ये चौथा क्रोमैटिड है। उसमें से 1 और 2 है सिस्टर क्रोमैटिड्स, 3 और 4 है सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो कभी भी जो क्रॉसिंग ओवर वाली प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर कभी भी कहाँ पर नहीं होगा? देखिए कहाँ पर नहीं होगा? 1 और 2 के बीच में नहीं होगा, 3 और 4 के बीच में नहीं होगा। तो कहाँ पर होगा क्रॉसिंग ओवर? कहाँ पर होगा? ये होगा बिटवीन 1 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4, इनके बीच में हो सकता है। लेकिन कभी भी इन दोनों के बीच में नहीं होगा और इन दोनों के बीच में नहीं होगा, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में तो नहीं होगा। तो बचते कौन है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन ये होने चाहिए कैसे? ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, तो ये होने चाहिए एक दूसरे के होमोलॉगस, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होने चाहिए। होमोलॉगस होने चाहिए लेकिन साथ में ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होने चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, इस चीज पर लोगों को कंफ्यूजन होती है और वो गलत आंसर मार्क करके आते हैं। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगा। यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा। क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? ये जो एक हथेली है ये एक क्रोमैटिड है, ये एक दूसरी हथेली है ये दूसरी क्रोमैटिड है, ये एक और क्रोमैटिड है, सिमिलरली ये चौथी वाली एक और क्रोमैटिड है। तो ये अलग अलग क्रोमैटिड्स होते हैं और जो एक ही साथ बने होते हैं सिंथेसिस से एस फेज में, इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो अब आप इस लाइन को देखिए। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसके बीच में जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, सपोज मैं मान रही हूँ कि ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिटवीन 2 एंड 3, तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पर जाएगा और इसका कुछ पार्ट यहाँ पर आएगा, या फिर हो सकता है इस जगह से ये क्रॉसिंग ओवर हो। मतलब समझ रहे हो? इसका कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, इसका कुछ हिस्सा यहाँ आ जाएगा, या फिर इसका कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, इसका कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा। ये जो एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का, ये जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। कब होता है? ये कहाँ होता है? प्रोफेज 1 में होता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, प्रोफेज 1 में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, लेप्टोटिन। तो उसके भी पेकाइटिन स्टेज पे होता है। ये कौन से मियोसिस का होता है? मियोसिस 1। जो मियोसिस 1 हमें पता है कि रिडक्शन डिवीजन होता है, जहां पर मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। तो इस रिडक्शन डिवीजन के प्रोफेज 1 में ये जो 1 है, दिस इज फॉर मियोसिस 1। तो प्रोफेज 1 के पेकाइटिन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और कितनी क्रॉसिंग ओवर होगी, कितना वो एक्सचेंज होगा आपस में जेनेटिक मटेरियल का, वो डिपेंड करता है अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इस जीन की, मान लेते हैं हम यहाँ पर जो जीन कंसिडर कर रहे हैं, एक जीन है यहाँ पर और एक जीन है यहाँ पर, तो इसमें भी वो जीन यहाँ होगी और यहाँ होगी। अब इन दोनों का डिस्टेंस देखो और इसको कंपेयर करो इसके साथ, दूसरा जीन है यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले का और इस वाले का डिस्टेंस देखो इतना ज्यादा है, तो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को स्टडी करूं
तो ये इतना सा डिस्टेंस है, यानी कि ये आपस में ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर मैं इस वाले ग्रीन को इस पिंक के साथ कंपेयर करूं तो ये आपस में कम जुड़े हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इन दोनों ग्रीन को देखूं तो ये आपस में ज्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि ये आपस में ज्यादा पास है, तो ये एक दूसरे से ज्यादा लिंक्ड है। ये दोनों ग्रीन जीन्स एक दूसरे से ज्यादा लिंक्ड है देन दिस ग्रीन एंड देन दिस पिंक। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होती है, कितनी क्रॉसिंग ओवर होगी, कैसे होगी, वो डिपेंड करता है किस पे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस भी दो जीन को हम स्टडी कर रहे हैं, या दो या तीन या चार जितने भी है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्रॉसिंग ओवर कितनी हो रही है। अब एक और चीज आप देखिए, ये जो लिंकेज वाली प्रोसेस है ये बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन के उल्टा है। मतलब अगर दो जीन्स आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है, बहुत ज्यादा लिंकेज शो कर रहे हैं, मतलब बहुत पास पास है, तो उनके अलग अलग होने के चांसेस कम है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन कम जाएगा। तो अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम है। सिमिलरली अगर कोई दो जीन्स बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो उनके अंदर लिंकेज कम है, लेकिन अब देखो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं इन दोनों जीन्स की बात करूं तो ये दोनों में लिंकेज ज्यादा है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इनके अलग होने के चांसेस कम है, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम है। मतलब इन दोनों जीन्स के बीच में आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, इसके चांसेस कम है। इन दोनों जीन्स के बीच में आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, इसके चांसेस कम है, क्योंकि इसमें लिंकेज क्या है, ज्यादा है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस कम है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो इनके अलग होने के चांसेस, मतलब इनके जेनेटिक मटेरियल के क्रॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये पास पास है। वहीं पर अगर मैं इस जीन को और इस जीन की बात करूं तो इनके अलग अलग होने के चांसेस ज्यादा है, इनके क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस ज्यादा है, इनके रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये दोनों आपस में लिंकेज शो नहीं कर रही है, या फिर बहुत कम लिंकेज शो कर रही है। देखिए इनके बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये अलग अलग हो सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो यहाँ पर उसी चीज को समराइज करके लिखा है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, यानी कि अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया है। अब एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है, मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस एंड ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड क्या होते हैं, वो जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मॉर्गन ने उन्हीं डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को करवाया, मतलब उनको पता था कि जिन जीन्स के बीच में वो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, वो सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीज। मेंडल ने भी अपने पी प्लांट्स पे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, तो इन्होंने भी वैसे ही कुछ मिलते जुलते क्रॉसेस करवाए। किसने, मॉर्गन ने। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। मतलब इन्होंने एक पेरेंट लिया जिसकी बॉडी येलो कलर की थी और आंखें व्हाइट कलर की थी, और उसको क्रॉस कराया दूसरे पेरेंट से जिसकी ब्राउन बॉडी थी और लाल आंखें थी, और इधर से जो F1 आया उसको उन्होंने सिनगैमी कराया, सेल्फिंग कराई उनकी। लेकिन मेंडल ने क्या देखा था, जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो मेंडल ने देखा था कि 9:3:3:1 रेशियो आ रहा है। जो भी हम बात कर रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो की, यहाँ पर हम फिनोटाइप स्टडी कर रहे हैं, येलो बॉडी विद व्हाइट आई, इसको क्रॉस किया ब्राउन बॉडी विद रेड आई। तो कायदे से जो भी फिनोटाइप आता F2 में वो आना चाहिए था 9:3:3:1, अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बात करें तो। लेकिन मॉर्गन ने देखा कि यहाँ पर जो दो जीन्स सेपरेट होने थे, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट इनकी होनी थी, वो हुई नहीं, डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि इन दोनों जीन्स ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं किया। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो F2 रेशियो है वो भी 9:3:3:1 नहीं आई है। मॉर्गन को पता था कि उन्होंने जो जीन्स चूज किए हैं दे आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, और इन्होंने देखा कि व्हेन द टू जीन्स इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी कि ये दो जीन्स जिसको स्टडी कर रहे हैं वो सेम क्रोमोसोम पर है, द proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type। जैसे जैसे यहाँ पर जब हमने देखा कि दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर है तो यहाँ पर 100% पेरेंटल आ रहे हैं,
रिकॉम्बिनेंट्स तो हमें मिल ही नहीं रहे। रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन पेरेंटल भी बोलते हैं। जो पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन पेरेंटल। जो पेरेंटल है वो तो पेरेंटल है, और जो पेरेंटल नहीं है यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट है उसे नॉन पेरेंटल भी बोलते हैं। तो मॉर्गन ने भी यही देखा जो हमने पहले देखा था। मतलब उन्होंने ऑफ कोर्स पहले देखा था, लेकिन हमने वीडियो में पहले देखा कि अगर दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर है तो उसमें पेरेंटल आ रहे हैं रादर देन नॉन पेरेंटल। तो उन्होंने भी यही कहा कि जब दो जीन्स एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में, दो जीन्स हम अलग अलग स्टडी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, तो जब ये दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर हैं, जो पेरेंटल जीन है, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा मिले हैं देन द नॉन पेरेंटल टाइप। और मॉर्गन ने इसको एट्रीब्यूट किया ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। यानी कि फिजिकल एसोसिएशन मतलब क्या, कि दो जीन्स फिजिकली आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसीलिए उनको अलग करना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने इसको कहा लिंकेज ऑफ द टू जीन्स, और इन्होंने मॉर्गन ने टर्म दिया था लिंकेज। ये भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि हु गेव द टर्म लिंकेज या हु कॉइंड द टर्म लिंकेज। तो ये किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। और इन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया? दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। इन्होंने लिंकेज टर्म को यूज किया टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, कि एक क्रोमोसोम पर दो जीन्स फिजिकली किस तरीके से लोकेटेड है, उसको उन्होंने बोला लिंकेज। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी पेरेंट के अलावा, मतलब पेरेंट से अलग मिल रहा था, उसको उन्होंने कहा रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल मतलब क्या? जो पेरेंट जैसे ना हो, तो ये नॉन पेरेंटल बोलो या रिकॉम्बिनेंट्स बोलो, ये सेम बात है। और पेरेंटल बिल्कुल अलग, जो पेरेंट्स के जैसा हो। अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी में एक क्रॉस दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked. चलो क्रॉस से ही समझा देते हैं, बेकार में क्यों ही दिमाग खराब करने, एक बार क्रॉस देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग क्रॉसेस दिखाई हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दो अलग अलग क्रॉसेस दिखाई हैं, एक ये वाला क्रॉस है और एक ये वाला क्रॉस है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये वाला क्रॉस देखेंगे। इस क्रॉस में देखो क्या है, ये जो दो जीन्स है, ये देखो कितने पास पास है। और ये जो सेकंड वाला क्रॉस है, यहाँ पर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। इतना तो हमें देखकर समझ में आ ही रहा है कि Y और W के बीच में डिस्टेंस कम है देन W एंड M। और अभी अभी हमने देखा डिस्टेंस अगर कम है यानी कि लिंकेज कैसा है? ज्यादा है। लिंकेज अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा? कितना होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम होगा। तो जो जीन्स आपस में ज्यादा पास में होंगे उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और जहां पर दोनों में डिस्टेंस ज्यादा हो गई यानी कि लिंकेज कम हो गया, तो रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बार इसकी क्रॉस देख लेते हैं। पहले एक बार पानी पी लेते हैं। तो ये पहले वाले क्रॉस में देखिए, यहाँ पर पेरेंटल जीनोटाइप क्या क्या लिया है। एक इन्होंने लिया है YW और एक लिया है Y+W+। एक बार ये नेमिंग समझा देती हूँ आपको। मेंडेलियन जेनेटिक्स और लिंकेज रिकॉम्बिनेशन या थॉमस हंट मॉर्गन ने जो भी काम किए थे, इनके नेमिंग में बहुत अंतर है। जैसे मेंडल ने जो काम किया था, अगर उन्हें कोई जीन की वजह से हाइट मिल रही थी टॉल, तो उन्होंने उस जीन को टॉल से रिप्रेजेंट किया, मतलब कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया, और अगर ड्वार्फ थे तो उसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया। अगर किसी फ्लावर का कलर उनको वायलेट मिल रहा है तो उस कलर के बेसिस पे जो डोमिनेंट था, जैसे वायलेट डोमिनेंट था तो उन्होंने वायलेट ले लिया और स्मॉल v ले लिया जो वाइट कलर के मिलेंगे। सिमिलरली अगर सीड शेप में उनको राउंड मिल रहा है जो कि डोमिनेंट है तो उन्होंने दिया कैपिटल R, और अगर उन्हें रिंकल्ड मिल रहा है तो उसको इन्होंने डिनोट किया विथ स्मॉल r। तो ये तो हो गया कि डोमिनेंस के बेसिस पे मेंडल ने अपने नेमिंग करी जीन्स की। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के अलावा जो भी जेनेटिक्स है वहां पर जीन्स की नेमिंग थोड़ी अलग करी जाती है। मतलब हमें तो पता नहीं है ना कि कौन से जीन का क्या फंक्शन है, तो उसको स्टडी करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, एक पैंतरा आजमाया कि हर एक जीन का फंक्शन पता करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम उस जीन को हटा दें किसी तरह से, अगर हम उस जीन को हटा दें तो उसकी वजह से जो रिजल्ट दिखना चाहिए था अब वो नहीं दिखेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पर कितना गंदा बना है।
ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है? और इस क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स लगे हुए हैं। तो हमें स्टडी करना है कि ये ऐसे बहुत सारे जीन्स लगे हुए हैं, ठीक है? अलग-अलग टाइप के यहाँ पर जीन्स लगे हुए हैं बहुत सारे। लेकिन हमें कौन-सा स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है ब्लैक वाला। तो इसको स्टडी कैसे करेंगे? यहाँ पर जब सब कुछ नॉर्मल आ रहा था तो हम बता नहीं सकते थे कि कौन से जीन ने कौन-सा काम किया। लेकिन अगर हम इस ब्लैक वाले जीन को यहाँ से हटा दें, अगर हम इस ब्लैक वाले जीन को यहाँ से हटा देते हैं, तो अब इसकी वजह से जो चीज़ होनी थी, वो नहीं होगी। क्योंकि हमें पता है जीन यानी कि डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और इस प्रोटीन के बनने की वजह से ही हमें जो भी इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि इस ब्लैक वाले जीन की वजह से बन रहा था ऐसा प्रोटीन जो हमारे प्लांट की स्टेम को बना रहा था, ठीक है? ये स्टेम को बना रहा था। मान लेते हैं ये जो ब्लैक वाला डीएनए था, ब्लैक वाला जीन था, उससे एमआरएनए बना, उससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना, और इस प्रोटीन की वजह से स्टेम हमें देखने को मिल रहा है कि स्टेम बन रहा है। लेकिन जब हमने इस ब्लैक वाले जीन को हटा दिया, हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है उसमें सब कुछ तो बन रहा है। ये फूल बन गया, ठीक है? ये इसके पतले-पतले से एंथर्स वगैरह बन गए, इसमें बीच में ओवरी बन गई, सब कुछ बन रहा है, लेकिन इसमें स्टेम नहीं बन रहा है। तो साइंटिस्ट ने इस ब्लैक वाले जीन का नाम रख दिया स्टेम स्टेमलेस, क्योंकि इसके जाने की वजह से स्टेम नहीं बन रही थी। तो जब तक ब्लैक जीन था तब तक स्टेम बन रही थी, लेकिन जब ब्लैक जीन नहीं था तो स्टेम नहीं बन रही थी। तो उन्होंने उस जीन का नाम रख दिया स्टेमलेस। एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। सपोज ये जो ब्लैक वाला ये जो ब्लैक वाला जीन है, इसकी वजह से आपके अंदर ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपकी आंखों आंखों को छोड़ो, आंखों को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं इसकी वजह से आपकी राइट हैंड बनती है, ठीक है? ये जो ब्लैक वाली जीन थी, इसकी वजह से आपकी राइट हैंड बन रही थी। अब इस जीन को हटा दिया, हमें नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा था। हमने देखा एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, अब हमने उसके क्रोमोसोम निकाले, उसके क्रोमोसोम में से वो जो ब्लैक वाली जीन थी उसको हमने हटा दी। तो अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इंसान तो बन गया, इंसान तो बन गया, लेकिन इसकी जो राइट वाली हैंड है ये नहीं है। तो हमने इस वाले जीन का नाम रख दिया राइट हैंडलेस। इसका क्या नाम रख दिया? राइट हैंडलेस। तो बोलने का मतलब ये है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कोई जीन है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के अलावा जो भी जेनेटिक्स हम स्टडी करते हैं, उसमें जीन की नेमिंग उसके एब्सेंस से जो फिनोटाइप आता है उसके ऊपर दी जाती है। जैसे आप अपने घर पे हैं और आपका कोई एक पर्टिकुलर रोल है जिसे कोई पहचानता नहीं है, लेकिन जब आप घर से चले जाते हैं कहीं बाहर, तो आपके घर वालों को पता चलता है कि अच्छा, उसके होने की वजह से जब तक वो घर पे था तब तक ये काम हो रहा था, तो चलो हम उसका नाम रख देते हैं उस काम के बेसिस पे जो नहीं हो रहा। जैसे जब आप घर पे रहते थे तो खाना बनता था, जब आप घर से बाहर चले गए तो खाना नहीं बन रहा, तो आपका नाम रख दिया गया कुकिंग लेस, ऐसे टाइप का। तो जितने भी मेंडेलियन जेनेटिक्स के अलावा पूरे जेनेटिक्स में आप जीन के नाम देखेंगे, वो उसके ना होने की वजह से देखेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं येलो और व्हाइट। येलो और व्हाइट क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब तक ये येलो वाली जीन थी तब तक तो येलो कलर नहीं आ रहा था, मतलब जब तक ये वाई वाली जीन थी तब तक येलो कलर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही इस वाई वाली जीन को हटा दिया तब येलो कलर देखने को मिला। सिमिलरली जब तक ये डब्ल्यू वाली जीन थी तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस डब्ल्यू वाली जीन को हटा दिया तो व्हाइट कलर देखने को मिल गया। तो इस तरीके से नाम होता है। वैसे ही अगर हम साइज की बात करते हैं, तो जब तक ये एम जीन थी तब तक तो साइज नॉर्मल थी। जैसे ही इस एम जीन को हटा दिया तो साइज छोटी हो गई, तो उसका नाम रख दिया मिनिएचर। समझ रहे हो? अगर इसकी वजह से कुछ लंबा होता तो इसको रख देते टॉल, क्योंकि इसकी वजह से छोटा हो रहा है तो इसको रख दिया मिनिएचर। तो जब तक एम था तब तक ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो मिनिएचर नहीं है, यानी कि छोटा नहीं है। लेकिन जैसे ही एम जीन को हटा दिया वो बन गया कैसा? मिनिएचर। तो इस एम जीन का नाम रख दिया मिनिएचर, या फिर उस जीन का नाम रख दिया मिनिएचर जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक और चीज, इन सारे जेनेटिक्स में अदर देन मेंडेलियन जेनेटिक्स, हम जीन को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं A+B+, तो यानी कि ये क्या है? वाइल्ड टाइप है। अगर हम A-B- कर रहे हैं मतलब ना तो A जीन है ना तो B जीन है,
और अगर हम सिर्फ ए बी लिखते हैं, इसका भी मतलब ये है कि ए जीन भी नहीं है और बी जीन भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्लस प्लस आपको दिख रहा है मतलब वो वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप मतलब क्या? ये नॉर्मल कंडीशन है, जहां पर जिस जीन्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो है। तो अगर ए प्लस बी प्लस दिख रहा है तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल को बोलते हैं वाइल्ड टाइप। ये याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस है तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल को बोलते हैं वाइल्ड टाइप। अगर ए माइनस बी माइनस है, यानी कि इसमें ए जीन भी नहीं है बी जीन भी नहीं है, और इसको अगर सिर्फ ए बी लिखते हैं तो भी हम यही मान के चलते हैं कि ये नहीं है। अगर है तो प्लस, नहीं है तो माइनस या फिर कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं ए प्लस बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए है बी नहीं है। अगर मैं बोल रही हूं ए बी प्लस, इसका मतलब है ए जीन नहीं है बी जीन है। जिसके ऊपर प्लस लगा होगा वो है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है या फिर माइनस है मतलब वो नहीं है। अब एक बार देखते हैं इन क्रॉसेस को, एक बार इन क्रॉसेस को देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। इन क्रॉसेस को देखिए, एक पेरेंट लिया है वाई डब्ल्यू मतलब इसमें वाई वाली जीन भी नहीं है और डब्ल्यू वाली जीन भी नहीं है। और दूसरा वाला जो पेरेंट है, इसमें वाई वाली जीन भी है और डब्ल्यू वाली जीन भी है। तो जहां पर वाई प्लस है उसे तो हम वाइल्ड टाइप बोलेंगे क्योंकि वो नॉर्मल है। लेकिन जहां पर वाई जीन नहीं है वो हो गया येलो कलर का, और जहां पर डब्ल्यू जीन नहीं है वो हो गया व्हाइट कलर का। तो इसका फिनोटाइप हो गया येलो व्हाइट, और जिसमें सब कुछ नॉर्मल है उसे हम सिर्फ वाइल्ड टाइप ही बोलते हैं। तो अब यहां से जो F1 जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? एक आएगा ऊपर वाला और उसके साथ आएगा ये वाला, और एक बार आएगा इसके साथ ये वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जानती हूँ आपको समझ में नहीं आया ये, इसलिए मैं तैयार हूँ इसके लिए। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले इस वाले को बनाते हैं। तो एक ये आ गया येलो व्हाइट के लिए क्रोमोसोम, एक आ गया येलो व्हाइट के लिए ये वाला क्रोमोसोम, दूसरा आ गया येलो व्हाइट के लिए ये वाला क्रोमोसोम। इसको हमने क्रॉस किया किसके साथ? एक ये ऊपर वाली जो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है, और इसके नीचे ये वाली मान लेते हैं ब्लू वाली। ठीक है, ये ब्लू वाली मतलब ये है पिंक वाली, ये है ब्लू वाली। तो इनको जब हमने क्रॉसिंग करवाई, क्या क्या होगा? एक आएगा इस ब्लैक वाले के साथ, एक आएगा ये पिंक वाला, और एक आएगा ब्लैक वाले के साथ ये ब्लू वाला। ऐसा ही होता है, आपको पता है ये चीज, जब भी हमने गैमेट के बारे में पढ़ा है कि गैमेट्स किस तरह से अलग होते हैं, F1 कैसे बनती है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर हमने देखा एक बार इसके साथ ये आ रहा है और एक बार इसके साथ ये आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके साथ ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम है, और यहाँ पर हमने एक लिया है ये पिंक वाला, और ये जो नीचे पूरा डीप ब्लू वाला है इसको हमने ब्लू वाला ले लिया है। और इसको मैंने जब सिंप्लीफाई करके दिखाया तो यहाँ पर एक ब्लैक और एक पिंक, देखो एक आ गया ये वाला और एक आ गया ये वाला। और दूसरा वाला हमने क्या देखा, एक ब्लैक आएगा और ये नीचे वाला आएगा। तो एक आ गया ऊपर वाला ब्लैक, एक ये था तो ये ऊपर आ गया और इसके साथ ये आ गया। मतलब क्या हुआ है, जब हमने इसको क्रॉस कराया है तो ये इसके साथ गया है और ये इसके साथ गया है, या फिर आप कह सकते हो ये इसके साथ गया है ये इसके साथ गया है, या फिर ये कह सकते हो ये इसके साथ गया है और ये इसके साथ गया है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेंगे, यही वाला मिलेगा रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर W प्लस है M प्लस है, मतलब ये दोनों जीन्स है, तो इसे हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप है। और दूसरे पेरेंट कैसा है, W जीन नहीं है तो वाइट, M जीन नहीं है तो मिनिएचर। अब जब हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे सिमिलरली, एक WM के साथ W प्लस M प्लस आएगा, आ गया एक WM के साथ W प्लस M प्लस, और दूसरे WM के साथ ये डीप ब्लू वाला आ जाएगा, तो ये WM के साथ ये डीप ब्लू वाला आ गया। अब देखना क्या है यहाँ पर वो देखिए, इसमें समझना क्या है, देखना क्या है। जब हमने पहले वाले क्रॉस को देखा जहां पर इन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर एक मिला वाइल्ड टाइप ये वाला, और एक मिला येलो व्हाइट जो ये वाला है। मतलब दोनों ही पेरेंट्स के जैसे ही मिले, पेरेंट्स से अलग तो कुछ नहीं मिला। एक मिला हमें जो इस पेरेंट से मिलता है और एक हमें मिला जो इस पेरेंट से मिलता है। अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूं, सॉरी फिनोटाइप की बात करूं, तो कि ये दिखने में कैसा हो रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि F1 में सारी जीन्स एक्सप्रेस नहीं होती है, कुछ कुछ F2 में भी होती है। तो हमने कहा कि एक फिनोटाइप आ रहा है पेरेंट मेल की तरह, और एक फिनोटाइप आ रहा है फीमेल पेरेंट की तरह ऑफ F1। अगला स्टेप तो हमें पता ही है, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराएंगे और इससे जो प्रोजेनी आएगी उसको हम बोलते हैं F2। यहाँ पर देखिए, एक फिनोटाइप है व्हाइट मिनिएचर,
एक बच्चे में फिनोटाइप है वाइट मिनिएचर, यहाँ पर है वाइल्ड टाइप, यहाँ पर है वाइल्ड टाइप। लेकिन अगर आप इसके जीनोटाइप लेवल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ डिफरेंस आया है, लेकिन दिखने में वो सेम सेम ही है। ठीक है, जो भी डिफरेंस आया है वो F2 में पता चलेगा, जैसे मेंडल को पता चला था। तो यहाँ पर देखिए, एक W प्लस है, एक W है, जैसे एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, एक कैपिटल एक M प्लस है और एक M है, यानी कि एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी। याद है आपको, हम ऐसे करके लिखते थे मेंडल के केस में। तो यहाँ पर भी अगर एक है तो हम उसको वाइल्ड टाइप ही बोलेंगे, क्योंकि इस W प्लस के होने की वजह से वाइट कलर नहीं आया है और इस M प्लस की होने की वजह से इसका साइज छोटा नहीं हुआ है। अगर ये दोनों ही M टाइप के होते तो यहाँ पर ये मिनिएचर होता, जैसे इस केस में हुआ, यहाँ पर भी M यहाँ पर भी M, तो ये मिनिएचर आया। लेकिन अगर एक भी M प्लस है तो ये मिनिएचर नहीं होगा, एक भी W प्लस है तो ये वाइट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए, एक अगर Y प्लस आ गया है तो ये येलो नहीं है, अगर एक W प्लस आ गया है तो ये वाइट नहीं है। तो ये कैसा आ गया, वाइल्ड वाइल्ड टाइप आ गया, क्योंकि इसमें एक वाई प्लस भी आ गया और एक W प्लस भी आ गया। लेकिन जहां पर दोनों वाई थे, W थे, वो कैसा आ गया, येलो आ गया और वाइट आ गया। अब अगली बारी क्या आती है, इस F1 को उसी के साथ क्रॉसओवर कराने की, जो हम क्रॉसओवर मतलब क्या, क्रॉसिंग कराने की। तो इन दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे, क्योंकि हमने देखा कि हमें ये दोनों मिले F1 में, तो हमने इन दोनों की क्या करा दी, इन दोनों की हमने सेल्फिंग करा दी यहाँ पर, और हमने इन दोनों की यहाँ पर सेल्फिंग करा दी। ये वो पहले वाला क्रॉस है और ये दूसरा वाला क्रॉस है। तो पहले इसको देखते हैं। एक हमें मिला था वाइल्ड टाइप, जिसमें कैसा था, Y प्लस वाई, W प्लस W, और एक था YW। तो यहां से जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो आप देखो, एक आपको मिलेगा Y प्लस W प्लस के साथ ये वाला, एक आपको मिलेगा इसके साथ ये वाला, मिल गया ये। एक आपको मिलेगा वाई प्लस वाई डब्ल्यू, मतलब इसके साथ ये वाला आ गया। और अब हम देखते हैं ये जितने भी आए हमें, ये जो हमने तीनों देखे, ये कैसे आए हैं, ये आए हैं पेरेंटल टाइप जैसे। क्योंकि देखो, ये वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप, ये येलो वाइट, ये येलो वाइट, ये वाइल्ड टाइप, ये भी वाइल्ड टाइप। तो ये सारे कैसे हो गए, इस साइड वाले जितने भी आपको प्रोजेनी दिख रहे हैं, ये इन दोनों में से किसी ना किसी की तरह दिख रहे हैं, है ना, कि इनका फिनोटाइप, मतलब इन तीनों का फिनोटाइप इन दोनों में से किसी ना किसी के मैच कर रहा है। अब दूसरे वाले देखिए, एक आया है यहाँ पर Y प्लस डब्ल्यू, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको पेरेंट्स में तो नहीं मिला था। एक आया है YW प्लस, मतलब Y जीन नहीं है, W वाला जीन है, और यहाँ पर येलो जीन है, W वाला जीन नहीं है। तो ये कैसा आ गया, हमने बोला कि जो नहीं होता है उसके बेसिस पे उसका नाम रखते हैं। तो Y प्लस है, तो Y प्लस को तो कुछ नहीं बोलेंगे, W नहीं है, W नहीं होने की वजह से क्या मिल रहा था, देखिए, जब W नहीं था, जब W वाला कंडीशन था तो वाइट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये W नहीं है, जिसकी वजह से इसका फिनोटाइप आया कैसा, वाइट। इस केस में W तो है, W प्लस है, W तो है, लेकिन Y नहीं है। अब Y नहीं होने की वजह से क्या हो रहा था, येलो कलर आ रहा था, तो यहाँ पर हमें येलो कलर का दिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Y है, Y प्लस वाई, लेकिन W दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें कैसा मिलेगा, जो है उसको तो हम छेड़छाड़ नहीं करते, जो नहीं है हम उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पर W मिल गया, यानी कि यहाँ पर क्या मिल गया, व्हाइट मिल गया, क्योंकि W के नहीं होने की वजह से व्हाइट कलर देखने को मिलता है। तो ये तीनों हमें जो मिले हैं, ये इनसे अलग है, ये इन दोनों पेरेंट्स में से एक से भी मैच नहीं करते, तो हम इसे बोलेंगे नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल या फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, अगर पेरेंटल है तो पेरेंटल, अगर पेरेंटल नहीं है तो या तो नॉन पेरेंटल बोलेंगे या फिर रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। अब दूसरा केस देखते हैं, जहां पर दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, ये वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप, ये वाइट मिनिएचर, ये वाइट मिनिएचर, ये वाइल्ड टाइप, ये भी वाइल्ड टाइप। तो इस साइड वाले तो पेरेंट्स जैसे हो गए, इसलिए यहाँ पर लिख दिया पेरेंटल टाइप। इस साइड वाले देखिए, यहाँ पर W जीन है तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन M जीन नहीं है, M के नहीं होने की वजह से क्या होता है, मिनिएचर, तो इसका आ गया मिनिएचर। अगला देखिए, M तो है पर W नहीं है, W के नहीं होने की वजह से आता है व्हाइट, तो इसका दिखने में हो गया ये व्हाइट। तीसरा केस देखिए, W तो है बट M नहीं है, M के नहीं होने की वजह से वो होता है मिनिएचर। तो ये जो यहाँ पर तीनों कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं F2 के, ये कैसे हो गए, ये किसी भी पेरेंट से नहीं मिलते, यानी कि ये हो गए नॉन पेरेंटल।
ये कैसे हो गए? नॉन पेरेंटल यानी कि रिकॉम्बिनेंट टाइप। लेकिन यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात कौन सी है कि जब हमने इन दोनों जीन्स को लिया था जिसके बीच में डिस्टेंस कम था यानी कि लिंकेज ज्यादा थी, तो यहाँ पर पेरेंटल देखो कितने मिले 98.7% और नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट कितने मिले 1.3%। वहीं पर जब हमने यहाँ पर इन दोनों जीन्स को लिया जहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा था इन दोनों के बीच में यानी कि लिंकेज कम था, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने मिले 37.2 और पेरेंटल 62.8। तो पेरेंटल पहले 98.7 मिल रहे थे, अब 62.8 मिले। रिकॉम्बिनेंट पहले 1.3 मिल रहे थे, अब 37.2 मिले। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर लिंकेज ज्यादा होगी यानी कि अगर दो जीन्स सामने सामने हैं तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन कम होगा और पेरेंटल टाइप हमें ज्यादा मिलेंगे। सिमिलरली अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमें मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कैसा है? कम है। लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप हमें ज्यादा मिलेंगे और पेरेंटल वाले हमें कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर हमें पेरेंटल मिल रहा था 98.7, यहाँ पे मिल रहा है 62.8। यहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे थे 1.3 और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट मिल रहे 37.2। तो यहाँ पर इन्होंने यही बातें लिखी है कि जब इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, कुछ जीन्स जो बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड थे मतलब जो बहुत ज्यादा पास पास थे उनके अंदर लो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। जो लूजली लिंक्ड थे मतलब जो थोड़े से डिस्टेंस पर थे उनमें हायर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड। जो वाई और डब्ल्यू थे उनके बीच में डिस्टेंस कम था एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर इनको 1.3% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, ये देखो, है ना। और यहाँ पर देखो while white and miniature wing showed 37.2% recombination क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा था। His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome। तो थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टूटेवेंट ये इन्हीं के स्टूडेंट थे जो इनके साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने उसके काम को मतलब थॉमस हंट मॉर्गन के काम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या कहा कि जितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो सेम क्रोमोसोम पर कितने डिस्टेंस पर है। जैसे अगर हम इन दोनों जीन्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने सपोज देखा कि इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन कितना आ रहा है। चलो इधर नंबर से बता देती हूँ। जैसे इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन आ रहा है 1.3%। तो इन्होंने कहा कि ये Y और W के बीच में कितना डिस्टेंस है 1.3 सेंटीमॉर्गन का। ये जो जीन के बीच में डिस्टेंस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, तो उनके नाम का मॉर्गन का M। और जैसे सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये सेंटीमॉर्गन, हाँ, तो ये होता है सेंटीमॉर्गन। तो इन्होंने कहा, एल्फ्रेड स्टूटेवेंट ने कहा कि अगर रिकॉम्बिनेशन आ रही है 1.3% तो हम बोल सकते हैं कि ये जो Y और W के बीच का डिस्टेंस है ये है 1.3 सेंटीमॉर्गन। अगर ये आ रहा है सपोज 37.2% तो इन दोनों W और M के बीच का डिस्टेंस है 37.2 सेंटीमॉर्गन। तो इन्होंने क्या कहा कि जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उन दोनों जीन्स के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा। और इस तरीके से इन्होंने मैपिंग करी कि अच्छा यहाँ पर ये Y जीन है, यहाँ पर ये W जीन है, यहाँ दूर कहीं M जीन है। Y और W के बीच में डिस्टेंस है 1.2 सेंटीमॉर्गन का, W और M के बीच में डिस्टेंस है 37.2 सेंटीमॉर्गन का। इस तरीके से इन्होंने एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स लगे होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस निकाला। लेकिन आप ध्यान क्या रखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा और पेरेंटल कभी भी 50% से कम नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों जीन्स जितने भी पास पास क्यों ना हो, मतलब एक के बाद एक लगे क्यों ना हो, यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% आ सकते हैं लेकिन 50% से कम कभी नहीं जाएंगे। तो आप इसमें ध्यान क्या रखेंगे कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जिसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि पेरेंटल है मतलब क्या, उसमें कुछ नया नहीं बना है, तो उसमें कुछ न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बना है, यानी कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन चाहे लिंक्ड हो जीन्स या चाहे दूर दूर हो जीन्स, यानी कि लिंकेज ज्यादा हो या लिंकेज कम हो,
कितना भी कोई भी केस हो, पेरेंटल मिनिमम 50% तो आएगा ही आएगा। और अगर कोई जीन्स 100% लिंक्ड है तो उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें 100% देखने को भी मिल सकता है। जैसे अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये किसी भी केस में अलग नहीं होंगे, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे, इसमें क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस है ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस है ही नहीं। तो ये हम बोलेंगे कि ये 100% लिंक्ड है और ये 100% पेरेंटल टाइप शो करेंगे, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि ये दोनों जीन्स थोड़े से दूर दूर है तो इसके बीच में कुछ हद तक रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन हो सकता है कि हो या हो सकता है कि ना हो, नहीं होगा तो वो होगा 0% रिकॉम्बिनेशन। और अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो वो कभी भी 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। मतलब जैसे अल्फ्रेड स्टूटेवेंट ने कहा ना कि इन दोनों के बीच में जितनी रिकॉम्बिनेशन होगी हम उतना ही डिस्टेंस मान के चलते हैं, लेकिन वो कभी भी 50% को एक्सीड करेगा तो हम उसके डिस्टेंस को 50 से ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इन्होंने एक जीन को स्टडी किया, इस रेड और पिंक के बीच में इन्होंने देखा कि इसका रिकॉम्बिनेशन आ रहा है 2% रिकॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पर, ये पिंक जीन। तो इन्होंने कहा कि ये रेड और पिंक के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमॉर्गन का। फिर इन्होंने देखा कि ये जो रेड वाला है और ये पर्पल वाला, ये रेड और ये पर्पल, इसके बीच में इन्होंने देखा कि रिकॉम्बिनेशन आ रही है 60%। 60% रिकॉम्बिनेशन तो हो रहा है, लेकिन वो इससे ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनका डिस्टेंस 60 सेंटीमॉर्गन है। ये बात कब तक वैलिड है, 50% तक। मतलब अगर 50% रिकॉम्बिनेशन है तो 50 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर वो 55% हो गया है तो इसका मतलब 55 सेंटीमॉर्गन नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा वाला चीज क्या है, ये यही बताता है कि ये जो अल्फ्रेड स्टूटेवेंट ने बात कही थी 50% वाली, अल्फ्रेड स्टूटेवेंट ने कही थी कि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही हम उसके बीच में डिस्टेंस मान करके चलते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि वो 50% से ज्यादा अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, डिस्टेंस उसके बीच में हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब ये जो डिस्टेंस वाला चीज है जो हम मान के चल रहे हैं कि इतना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है तो इतना ही डिस्टेंस होगा, ये 50% के बाद वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे, याद ये रखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा 50% होगा, हो सकता है ना हो, चलेगा, 0% रिकॉम्बिनेशन है। पेरेंटल मिनिमम कोई भी केस हो, जीन्स पास पास हो या दूर दूर हो, पेरेंटल मिनिमम 50% होगा, मैक्सिमम 100% भी जा सकता है। ठीक है, ये उतना जरूरी नहीं है आपके लिए, अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद रख सकते हैं तो भी ठीक है, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं कि आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें सवाल मेरे ख्याल से नहीं पूछते। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है कि रिकॉम्बिनेशन हमेशा 50% से कम रहेगा, और हो सकता है कि ये जीरो भी हो सकता है कि मिनिमम ये 0 है और मैक्सिमम 50 रहेगा। और पेरेंटल की अगर बात करते हैं तो ये पेरेंटल हमेशा 100 जा सकता है और मिनिमम ये 50 ही रहेगा। तो 50 से नीचे पेरेंटल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप पहले वाला ग्रॉस ही देख लो, यहाँ पर आपको पेरेंटल मिला 98.7। जब हमने डिस्टेंस बढ़ा दी, एकदम दो एक्सट्रीम वाले जीन्स ले लिए, जो एक जीन एक कोने में दूसरा जीन दूसरे कोने में, तभी भी आपको पेरेंटल 62.8 मिले, क्योंकि पेरेंटल कभी भी 50% से नीचे नहीं जा सकता। पेरेंटल हमेशा 50% तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है हमें 100% देखने को मिले। 98.7 जिसको आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये 100% है, लेकिन कुछ परसेंट हमें यहाँ पर मिले 1.3%, तो इसीलिए हम 98.7 कह रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेशन कितना भी ज्यादा हो जाए वो 50% से ज्यादा नहीं जा सकता और पेरेंटल 50% से कम नहीं हो सकता। यही बताना था मुझे आपको आज की क्लास में, इतना ही था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में। इसके बाद वाली क्लास में हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, ये सब पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।